एवरीवन, आज हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स हम लोग देख रहे थे, जिसमें मॉड्यूल नंबर 5 लेक्चर नंबर 3 है। तो इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पढ़ना है। तो पीछे के लेक्चर आप लोग मेटल एंजाइम्स के बारे में देखे होंगे। ठीक है, मेटल आयंस पढ़े होंगे। उसके बाद हम लोग आज कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम पढ़ने वाले हैं। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होता क्या है? तो एक मेटल एंजाइम है, यानी एक मेटल कंटेनिंग एंजाइम है। जो एंजाइम तो आप जानते होंगे कि बायो कैटालिस्ट होता है, जो रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट करता है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है वो एक मेटल एंजाइम है, यानी मेटल कंटेनिंग एंजाइम है, जो रिएक्शन को क्या करे, फास्ट करे। रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है? तो ये जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके हाइड्रोलाइज एंजाइम को, यानी इस तरह से देखिएगा, CO2 प्लस HO2 को रिएक्शन करवा कर ये क्या करता है, कार्बोनिक एसिड में हाइड्रोलाइज कर देता है, यानी H2CO3 के रूप में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम बोलते हैं। क्लियर है कि रिएक्शन को फास्ट कैसे करता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके हाइड्रोलाइज एंजाइम को, यानी CO2 प्लस HO2 को हाइड्रोलाइज करवाएंगे, तो H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड के रूप में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ये मतलब रिएक्शन को क्या करता है, फास्ट कर देता है। और फास्ट कितना करता है? तो 6 × 10⁻15 15 पर सेकेंड कर देता है। मतलब इतना ज़्यादा फास्ट इसको कर देता है। ठीक है, without enzyme turnover rate of chemical reaction will be equal to 200 molecule per hours molecules यहाँ पे कर लीजिएगा, per hours, while in the presence of enzyme turnover number is 6 लाख molecule per second। ठीक है, 6 लाख molecule per second से डेट इज 10 मिलियन टाइम फास्टर। उतना ज़्यादा वो रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, 10 मिलियन फास्टर। ठीक है, 10 मिलियन टाइम्स फास्टर कर देता है रिएक्शन को। और सबसे ज़्यादा ये जो प्रेजेंट होता है, ये सबसे ज़्यादा आपका आरबीसी में, ये जो इंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है, सबसे ज़्यादा आरबीसी में पाया जाता है। जिंक एज ए कोफैक्टर, यहाँ पे जिंक है जो कोफैक्टर का काम करता है। कोफैक्टर पीछे पढ़े थे। तो ये CO2 प्लस HO2 क्या करता है, कार्बोनिक एसिड के रूप में यहाँ पे क्या करता है, दे देता है। ठीक है, हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बारे में देखते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, इसमें हम लोग को देखना क्या है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हो रहा होता है, तो एंजाइम किस तरह से उसकी स्पीड को बढ़ाता है और एंजाइम किस तरह से उसे प्रोसीड करवाने में हेल्प करता है। तो अगर आप एक लाइन में याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं कि एंजाइम, जो आपका एंजाइम था, प्लस सबस्ट्रेट जो होता है, कंपाउंड किसका बनाता है, क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो इस चीज को ही आप याद रखेंगे दम एक लाइन में कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इज का इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसी बात पे इसका मैकेनिज्म को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता है बाबू, यहाँ स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे। तो पहले वेदर ए रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक, सबस्ट्रेट हैज रीच हायर एनर्जी लेवल एक्टिवेशन एनर्जी टू गो थ्रू द रिएक्शन एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड मेक द ट्रांजिशन मोर इजी। यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से बना सकते हैं कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, ये आपका क्या है, एंजाइम है, ई से एंजाइम हो गया, एस से सबस्ट्रेट हो गया। सबस्ट्रेट जो हो गया वो क्या कंपाउंड बनाता है, पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो ये हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट, इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और ये किस में कन्वर्ट करता है, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंजाइम, ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो बाबू यहाँ पे जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट मीन्स जहाँ पे आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन किया है। ठीक है, तो स्टेप 1 वही होता है कि सबस्ट्रेट बाइंड इट सेल्फ टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड फिट इट सेल्फ इन टू इट। ठीक है,
मतलब सबस्ट्रेट पहला स्टेप में क्या होगा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों बाइंड करेगा। इसको हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं, इसी को एक्टिव साइट कहते हैं। किसको एक्टिव साइट कहते हैं? जहां पे एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करे, बाइंड करे, उसी को हम लोग एक्टिव साइट कहते हैं। यानी ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्टिव साइट पर एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या करे, बाइंड करे। तो स्टेप 1 वही हो गया कि सबस्ट्रेट बाइंड इटसेल्फ टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम ई एंड फिट इटसेल्फ इनटू। ठीक है, तो यहाँ पे एंजाइम और सबस्ट्रेट पहला स्टेप में बाइंड किया। दूसरे स्टेप में आते हैं तो अल्टरेशन इन शेप ऑफ द एंजाइम इंड्यूस्ड सो दैट इट मे फिट मोर फॉर्मली विथ सबस्ट्रेट ए ट्रांजिएंट कॉम्प्लेक्स ईएस इज फॉर्म्ड। तो दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों कंबाइन करके क्या किसका फॉर्मेशन कर रहा है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ईएस का। ठीक है, दूसरा स्टेप में किसका कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाता है। दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में स्ट्रक्चरल चेंजेज अकर इन द सबस्ट्रेट बॉन्ड आर ब्रोकन। उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है। जो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट का था उसका बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और किस में ट्रांसफर हो जाता है, इट नाउ बिकम ए प्रोडक्ट विच इज स्टिल अधर्ड टू द एंजाइम ईपी। ठीक है, वो किस में ट्रांसफर हो जाता है, ईपी में हो जाता है। यहाँ पे एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट स्टेप प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एंजाइम लिविंग इट फ्री टू रिपीट द एबव रिएक्शन विथ अनदर मोलिक्यूल ऑफ अ स्टेट। इसी तरह से क्या करते हैं, रिएक्शन को रिपीट करवाते हैं। ठीक है, तो यही आपके बॉडी में जो होते हैं, सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर एंजाइम प्लस प्रोडक्ट बनाता है। तो यही आपका स्टेप था। मैकेनिज्म इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सिलेबस में। ठीक है, कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम एक्शन क्या होते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो एंजाइम इतना ये वाला जो आपका रिएक्शन है ये वाला याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा के एक बार बढ़िया से बता देते हैं। चलिए यही रिएक्शन है जो आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ रिएक्शन है, यही रिएक्शन को क्या करना है, याद रख लेना। इसी से स्टेप लिखा जाएगा। तो एंजाइम हो गया प्लस सबस्ट्रेट कहाँ पे, एक्टिव साइट पे, एक्टिव साइट पे। ठीक है, एक्टिव साइट पे। तो एक्टिव साइट पे एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो क्या होगा, एनर्जी प्लस प्रोडक्ट में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन पे। ठीक है, कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्शन क्या है। तो सबसे पहले टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसके बाद पीएच पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है, तो अगर फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल, वाइल फॉर द एवरी 10 डिग्री डिक्रीज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज बाई हाफ। अगर वो ये देखिएगा कि मैक्सिमम टेम्परेचर पे जो टेम्परेचर पे ऑप्टिमम रिएक्शन होगा, लेकिन जैसी 10 डिग्री आप बढ़ाएंगे, जैसी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो आपका रिएक्शन डबल हो जाएगा। जैसी 10 डिग्री सेल्सियस हटाएंगे तो आपका रिएक्शन हाफ हो जाएगा। ठीक है, यानी टेम्परेचर पे कैसा डिपेंड कर रहा है, तो 10 डिग्री इंक्रीज करवाने पे, 10 डिग्री इंक्रीज करवाने पे, 10 डिग्री इंक्रीज करवाने पे रिएक्शन कैसा हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। लेकिन जब 10 डिग्री डिक्रीज करवाते हैं टेम्परेचर, तो उसका रिएक्शन कैसा हो जाता है, हाफ हो जाता है। ठीक है, at very high temperature protein gets denatured into turning into tertiary configuration into primary and thus losing its functional status permanently। इसका जब आप इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, हाई कर देते हैं, वेरी हाई कर देते हैं, तो इसका जो अपना ये क्या बोलते हैं उसको, जो इसका फंक्शनल स्टेटस है, वो मतलब एक्टिविटी है, वो क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, और ये अपना फंक्शनल स्टेटस क्या करता है, लूज कर देता है। लेकिन वही लो कर देंगे, एट लो टेम्परेचर एंजाइम गेट्स इनएक्टिवेटेड बट डज नॉट लॉस इट्स स्ट्रक्चर। फिर ये यहाँ तो इनएक्टिव यहाँ भी हो जाता है, बट ये अपना स्ट्रक्चर को लूज नहीं करेगा। ठीक है, अब आते हैं पीएच पे। pH the pH at which the enzymatic action is highest is known as optimum pH है। यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिमम pH होता है जहाँ पे इसका एंजाइमेटिक एक्शन क्या हो, हाईएस्ट हो। ठीक है, लेकिन वही पीएच को अगर आप घटाएंगे बढ़ाएंगे
तो इसका डिक्रीज हो जाएगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे। एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी डिक्रीज करेगा अगर आप एभव और बिलो करेंगे तब, ठीक है। हाईएस्ट कब रहेगा, ऑप्टिमम पीएच पे इसका क्या रहेगा, हाईएस्ट वैल्यू रहेगा। घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसका एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो द pH at which the enzymatic action is highest is known as optimum pH, and pH above and below decreases the enzymatic activity। आप घटाएंगे बढ़ाएंगे तो उसको एक्टिविटी भी क्या होगा, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये यहाँ तक क्लियर हुआ। कल से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहे, पीछे से जो भी जहाँ भी डॉट लगे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक